मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है पॉलिटिकल प्रोसेस इन भारत, मतलब भारत में राजनीतिक प्रक्रिया। कौन सा पेपर होगा? भारत में जो राजनीतिक प्रक्रिया का पेपर होगा उससे संबंधित आपके सामने जितने महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं सारे के सारे मैं आपको करवाने वाला हूं। बस आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर करना है। कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है मैंने, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन दे रखा है, अगर इस पे क्लिक करके अगर आप फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदते हो, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा। और डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, क्या कर रखा है? डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक दे रखा है, अगर आप उस पर क्लिक करते हो तो आप ये पीडीएफ जो मैं पढ़ा रहा हूँ फ्री में पढ़ सकते हो। तो आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम के लिंक पर क्लिक करना है। जैसे लिंक पर क्लिक करोगे आपको क्या करना है, इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हुआ है, यहाँ पर आप क्लिक करना है। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपको फाइल वाला सेक्शन मिलेगा, इस सेक्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको कोने में सर्च वाला ऑप्शन मिलने वाला है, इस सर्च वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और सर्च करना है। क्या सर्च करना है आपको? पॉलिटिकल। जैसे पॉलिटिकल सर्च करोगे आपके सामने आपको पीडीएफ देखने को मिलेगी, पॉलिटिकल साइंस बीए थर्ड सेमेस्टर की। जाकर इस पे क्लिक करना है और फिर आपको पढ़ लेना है। चलिए शुरू करते हैं अपन क्लास को। पहला प्रश्न है, भारतीय राजनीति में धर्म की भूमिका का विश्लेषण करते हुए पंथ निरपेक्षता सेकुलरिज्म पर चल रहे विमर्श को आलोचनात्मक समीक्षा कीजिए। क्या बताना आपको? भारतीय राजनीति में धर्म की क्या भूमिका है उसका विश्लेषण करना है और पंथ निरपेक्ष सेकुलरिज्म पर जो चल रहा है विचार विमर्श उसकी क्या करनी है? समालोचनात्मक समीक्षा करनी है। क्या करनी है? समालोचनात्मक समीक्षा आपको करनी है। मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है भाई। कैसा पर्सन है? मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है। अच्छे से इस पर्सन को आपको कर लेना है। भारतीय राजनीति में धर्म एक अत्यधिक प्रभावशाली तत्व रहा है। अगर हम भारतीय राजनीति की बात करें और भारतीय राजनीति में अगर हम धर्म की बात नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम क्या कर रहे हैं? अन्याय कर रहे हैं भाई। कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं? हम भारतीय राजनीति का अन्याय कर रहे हैं उसके साथ। क्यों? क्योंकि भारतीय राजनीति है एकदम इस प्रकार से जुड़ी हुई है जैसे आपके सामने माँ और बेटे का रिश्ता होता है, उस प्रकार का रिश्ता भाई आपके सामने, जो सामाजिक पहचान और राजनीतिक गोलबंदी दोनों को निर्धारित करता है। क्या होता है भाई आपके सामने? राजनीतिक पहचान का क्या सिस्टम है कि क्या होता है यहाँ पर? सामाजिक पहचान और राजनीतिक गोलबंदी। जो हमारी जाति का जो धर्म होता है ना, वो एक तो हमें क्या बताता है कि हमारी समाज में हमारी पहचान क्या है, और राजनीतिक गोलबंदी को भी निर्धारित करता है कि राजनीतिक रूप से लोगों को कैसे रहना चाहिए, उसके बारे में भी ये बताता है। तो राजनीति क्या करती है भाई आपके सामने? राजनीति धर्म की एक अत्यधिक प्रभावशाली तत्व होता है, इसमें हमें सामाजिक पहचान भी मिलती है और राजनीतिक गोलबंदी के बारे में भी बात करता है। क्या होता है कि लोग कैसे वोट देंगे? जाति के आधार पर वोट देंगे। लोग किस प्रकार से आपके सामने प्रभावित होते हैं? जातियों के आधार पर प्रभावित होते हैं, धर्म के आधार पर प्रभावित होते हैं। समझ में आ गया? तो लोगों को एकजुट करने में भी धर्म और जातियों का बहुत ज्यादा योगदान रहता है और सामाजिक पहचान का भी हिस्सा तो होती ही होते हैं। धर्म की भूमिका। भारतीय राजनीति में धर्म का प्रभाव दो स्तरों पर देखा जा सकता है। मतलब अगर हम भारतीय राजनीति को विस्तार से समझें तो धर्म का प्रभाव कितने स्तरों पर है? दो स्तर पे है। समझ में आ गया? भारतीय राजनीति का प्रभाव आपके सामने दो अलग अलग स्तरों पर देखने को मिल सकता है, सकारात्मक और नकारात्मक। जीवन में कोई भी पहलू होता है उसका कभी भी एक पहलू नकारात्मक और सकारात्मक हमेशा ही होते हैं। सिर्फ नकारात्मक नहीं हो सकता, सिर्फ सकारात्मक भी नहीं हो सकता। दोनों चीजें कभी भी नहीं हो सकती भाई आपके सामने। अलग अलग दोनों पहलू होते हैं, सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक पहलू भी देखने को मिलता है। सकारात्मक रूप से धर्म नैतिक मूल्यों और सामाजिक सेवाओं को प्रेरणा देता है। क्या होता है? सकारात्मक पहलू क्या करता है भाई? हमें धर्म समाज को नैतिकता सिखाता है। धर्म क्या करता है? समाज को नैतिकता समझाने का काम करता है। समझ में आ गया? नैतिक मूल्य क्या होते हैं? संस्कार, कि हमें समाज में कैसे रहना चाहिए, कैसा खान पान करना चाहिए, कैसा पहनावा पहनना चाहिए, ये सब चीजें हमें कौन समझाता है भाई? धर्म हमें समझाने का काम करता है। सामाजिक सेवा किस चीज के बारे में बताता है? सामाजिक सेवा की भी प्रेरणा देता है। समाज के अंदर हमारे सभी लोगों को किस तरीके से आगे बढ़कर जिंदगी में आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का भी काम करता है। तो देखो थे कहीं को खान पान करोगा, कहीं रहोगा, कहीं बोलोगा, कहीं लोगों के साथ बिहेव करोगा, कठे सीखो, कठे से सीखी ये सब चीजें। आपा कठे से सीखी? आपा अपने धर्म से, माता पिता से और हम सब चीजें से सीखी।
कठे न कठे भाई कोई भी गलत काम करा जाना अपने केवल माओ कि भाई कठे न कठे भगवान अपना देख रहे हो। तो यही है, हम हमारे क्या करते हैं समाज में जो धर्म हो गया, नैतिक मूल्य हो गए और सामाजिक सेवा को प्रेरित कैसे होते हैं। जो धर्म होता है उसका जो सकारात्मक, धर्म का जो सकारात्मक जो पहलू होता है, इससे क्या होते हैं, हम क्या क्या सीखते हैं, नैतिक मूल्य सीखते हैं, सामाजिक सेवा के रूपों को सीखते हैं। इसका एक और रूप होता है नकारात्मक पहलू। एक और रूप क्या होता है, नकारात्मक रूप या नकारात्मक पहलू। इसका उपयोग तुष्टीकरण व ध्रुवीकरण के लिए किया जाता है। क्या किया जाता है आपके सामने, नेगेटिव पॉइंट क्या होता है, लोगों को एक जगह इकट्ठा करने के लिए, राजनीतिक गोलबंदी करने के लिए, लोग अपना फायदा उठाने के लिए अक्सर क्या करते हैं, धर्म का सहारा लेते हैं। क्या करते हैं, अक्सर धर्म का सहारा लेते हैं। राजनीति दल अक्सर धार्मिक भावनाओं का लाभ उठाकर वोट बैंक की राजनीति करते हैं। आपके सामने क्या करते हैं भाई, जो राजनीतिक दल क्या करते हैं, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं, लोगों की जो धार्मिक भावनाएं होती हैं उसका फायदा उठाकर लोगों को अपने धर्म के प्रति प्रेरित कर कि हम ही हैं जो आपके धर्म के रक्षक हैं, झंडा ऊंचा कर चाहे वो नैतिक रूप से उनके अगर कर्म देख लो तो उनके कोई धार्मिक कर्म नहीं है, वो जो बातें करते हैं उनका उनके कर्मों से कोई महत्व नहीं है, लेकिन वो आपको धर्म का झंडा उठाकर क्या करेंगे, आपको गुमराह करने का प्रयास करेंगे। और एक समझदार व्यक्ति वही होता है जो बिल्कुल भी गुमराह नहीं होता है। वोट बैंक की राजनीति करते हैं जिससे सांप्रदायिकता की समस्याएं उत्पन्न होती है। क्या होता है, समय के साथ आपके सामने जो लोग हैं वो वोट बैंक की राजनीति करते हैं जिससे सांप्रदायिकता की समस्याएं हैं वो आपके सामने देखने को मिलती हैं। क्या होते हैं, जो सांप्रदायिकता होती है, क्या होती है, सांप्रदायिकता होती है, लोग आपस में जो एक दूसरे के साथ क्या धर्म के आधार पर विभाजित होते हैं, उस हिसाब की जो समस्याएं वो धीरे धीरे देखने को मिलती हैं। पंथ निरपेक्षता पर विमर्श। पंथ निरपेक्षता पर विमर्श क्या होता है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वां संविधान संशोधन 1946 द्वारा जोड़ा गया। क्या हुआ, भारतीय संविधान में जो पंथ निरपेक्ष शब्द वो कब जोड़ा गया, 42वां संविधान संशोधन है। क्या है, 42वां जो संविधान संशोधन है 1946 वाला, उसके अंदर क्या किया गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। कौन से शब्द को, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। समझ में आ गया आपको, पंथ निरपेक्ष शब्द को भारतीय संविधान संशोधन 42वां संविधान संशोधन 1946 उसमें जोड़ा गया। भारतीय पंथ निरपेक्ष पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य से पूर्ण अलगाव है। मतलब भारत में क्या है, पंथ निरपेक्ष का अर्थ यही होता है कि हमारा जो भारत देश है, भारत का संविधान है, वो ना किसी धर्म को मानता है, मतलब मानता है लेकिन हर धर्म का बराबरी का हिस्सा देकर उसका सम्मान करता है। चाहे आप हिंदू हो, चाहे इस्लाम उनके धर्म के हो, चाहे पारसी धर्म है आपका, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे जैन धर्म है, चाहे सिख धर्म है, अन्य कोई धर्म है, भारतीय संविधान के समक्ष आप एकदम समान हो। और ये कब जोड़ा गया, 42वें संविधान संशोधन 1946 में शब्द जोड़ा गया। भारतीय पंथ निरपेक्षता पश्चिमी अवधारणा धर्म और राज्य के पूर्ण अलगाव है। मतलब भारतीय पंथ निरपेक्ष क्या, पश्चिमी जो अवधारणा है वहां पर क्या किया जाता है, जो धर्म और राज्य से अलग अलग रखा गया। हम सर्वधर्म समभाव कहा जाता है। हमारे देश में क्या देखने को मिलता है, सभी लोगों को, सभी धर्म के लोगों को बराबरी का हिस्सा देने की बात की जाती है। जहां राज्य सभी धर्मों का सम्मान करता है लेकिन एक धर्म को राजधर्म नहीं मानता है। भारत में क्या है, सर्वधर्म समभाव क्या होता है कि हम सभी धर्मों को बराबरी का हिस्सा मानते हैं, सभी धर्मों को हिस्सा मानते हैं और कोई भी एक धर्म को क्या नहीं करते हैं, विशेष महत्व नहीं देते हैं। एक भी धर्म को हम कभी राज धर्म नहीं बनाएंगे। क्या नहीं करेंगे, एक धर्म को कभी भी राज धर्म है वो नहीं बनाएंगे। समालोचनात्मक समीक्षा क्या होती है, हाल के वर्षों में धर्म निरपेक्षता पर बहस तेज हुई। क्या हुआ, समय बढ़ता चला गया, समय बदलता चला गया और जो पंथ निरपेक्षता है, सभी लोगों को बराबरी का जो हिस्से के लेने की जो बहस होती है उसमें धीरे धीरे जो तेज होती है। आलोचकों का तर्ज है, भारत में छंद पंथ निरपेक्षता के नाम पर अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण की राजनीति हुई। वक्त के साथ क्या बदलता जा रहा है, भारत में क्या हो रहा है, आज के समय जो अल्पसंख्यक है, कोई एक विशेष जाति को टारगेट अक्सर किया जाता है। वही दूसरी ओर समर्थकों का मानना है कि विविधता देश में एकता की अनिवार्यता होती है। और दूसरे जो लोग इस चीज को करते हैं, सब करते हैं, वो क्या कहते हैं, भारत इतना विविधता वाला देश है, थोड़ा बहुत आपके सामने एकता लाने के लिए धर्म का सहारा लिया जाता है। वर्तमान विमर्श में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद नवाब संवैधानिक धर्मनिरपेक्षता कहीं ना कहीं इर्द गिर्द घूम रही है। मतलब आज के समय क्या हो रही है, जो सांस्कृतिक रूप से राष्ट्रवाद है, क्या है, सांस्कृतिक रूप से जो राष्ट्रवाद है वो, और कहीं ना कहीं संवैधानिक जो धर्म निरपेक्षता है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे के आसपास घूमते हुए नजर आ रहे हैं।
चलिए अगले वाले प्रश्न की तरफ बढ़े। भारतीय एकात्मक अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, जातिवाद व भाषावाद की प्रमुख चुनौतियों के रूप में स्पष्ट कीजिए। क्या होता है राष्ट्रीय एकात्मकता, क्या होती है उसके बारे में बताना है। जातिवाद और भाषावाद के सामने कौन सी प्रमुख चुनौतियां हैं उसके बारे में भी आपको विस्तार से बताना है। राष्ट्रीय एकात्मकता, नेशनल इंटीग्रेशन का अर्थ होता है भौगोलिक सीमा के भीतर रहने वाले भौगोलिक, भाषाई व धार्मिक विविधता के बावजूद एक राष्ट्र होने की मनोवैज्ञानिक भावना होना। राष्ट्रीय एकात्मकता क्या होते हैं, हमारा भारत देश है, एक भौगोलिक सीमा के अंदर हम रहते हैं। जैसे हम राजस्थान, अगर आप राजस्थान से हरियाणा में जाते हो, वहां के लोगों की भाषा अलग है, वहां के लोगों का खान पान अलग है, वहां के लोगों की वैचारिकता अलग होगी, वहां के लोगों की संस्कृति अलग होगी, है ना। तो उसी को क्या कहा जाता है आपके सामने, राष्ट्रीय विविधता के नाम से जाना जाता है ना। लेकिन लोगों की यही विविधता, चाहे भौगोलिक आधार पे हो, चाहे भाषाई आधार पे हो, चाहे धार्मिक आधार पे हो, हमें क्या होना है, जब बात आती है भारत, चाहे हम कितने भी बटे हों, लेकिन जब बात आती है भारत एक राष्ट्र के रूप में, भारत एक राष्ट्र के रूप में, तो हम सभी लोग क्या हो जाते हैं भाई, एक हो जाते हैं। और यही चीज हमें क्या करती है, विविधता में एकता प्रदान करने का काम करती है। विविधता क्या करती है, हमें एकता प्रदान करने का काम करती है। प्रमुख चुनौतियों की बात करें, पहली चुनौती है जातिवाद। जातिवाद एकता का सबसे बड़ा खतरा है। भारत में क्या है, जातिवाद है ना, वो भारत की राष्ट्रीय एकता को, भारत की जो राष्ट्रीय एकता है उसके सामने सबसे बड़े खतरे के रूप में उभर कर आ रहा है। यह समाज में उच्च नीच के आधार पर खंडित करने का काम करता है। क्या करता है, समाज को अलग अलग वर्गों में बांटता है। समाज का उच्च वर्ग हो गया चाहे निम्न वर्ग हो गया, सभी को जो अलग अलग वर्गों के आधार पर बांटने का काम करता है। राजनीति में जातिगत पहचान का उपयोग जब संकीर्ण स्वार्थों के लिए किया जाने लगे, क्या हो, भारत में जब राजनीति की पहचान, राजनीति की जो जातिगत पहचान है उसका उपयोग कैसे किया जा रहा है, संकीर्ण स्वार्थों के लिए, छोटे विचारों के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, अपना फायदा उठाने के लिए जब आपके सामने प्रयोग किया जाता है राजनीति की जातिगत पहचान को, तो आपके सामने क्या होता है, राष्ट्रीय हितों के ऊपर सामुदायिक हितों को प्राथमिकता देता है। जातिगत क्या करता है भाई, आपके सामने जातिवाद क्या करता है, जब लोग जाति के आधार पे वोट देते हैं, लोग अपने लोगों को चुनते हैं, दूसरी जातियों को महत्व नहीं देते हैं, तो लोग क्या करेंगे, एक नहीं हो पाएंगे, पूरा राष्ट्र है ना उसका विकास नहीं हो पाएगा, सिर्फ लोग अपनी जातियों का महत्व देने लग जाएंगे। इसलिए पूरे संपूर्ण राष्ट्र के लिए एक बहुत बड़ा खतरा निकल कर आता है। अगले वाला पॉइंट है भाषावाद। क्या पॉइंट है, भाषावाद। भाषावाद क्या होता है, भारत एक बहुभाषी देश है। भारत क्या है, भारत एक छोटा देश नहीं है भाई, हमारा हर राज्य की एक अलग अलग भाषा है। और मैं राज्य की क्यों बात करूं, हर एक अपना जो क्षेत्र है, एक क्षेत्र की भी अपनी अलग अलग भाषा देखने को मिलती है। भाषा जब अस्मिता का प्रश्न बन जाती है, भाषा क्या होती है आपके सामने, एक अस्मिता की पहचान बन जाए, किसकी पहचान बन जाए, एक अस्मिता की, एक क्षेत्रवाद की पहचान बन जाए, तो टकराव पैदा होता है। मतलब जब आपके सामने भाई हरियाणा के लोग राजस्थान की भाषा के आधार पर टकराव कर रहे हैं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा के ऊपर आपके सामने लोग क्या कर रहे हैं, दूसरे लोगों के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो ये क्या होती है, एक कमजोरी बन जाती है। लोगों को एक करने का काम तो करती है भाषा, लेकिन जब लोग दूसरी भाषाओं का, दूसरे व्यक्तियों का सम्मान नहीं करते हैं, तो जो आपके सामने जो अस्मिता का काम था वही क्या है, कमजोरी का भी के रूप में उभर कर आती है। 1950 के दशक में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन की मांग समय समय पर हिंदी थोपने के कारण क्षेत्रीय भाषा के संरक्षण के राष्ट्रवाद के रूप में देखने को मिलती है। तमिलनाडु तेलुगु भाषा को मानने वाले लोगों को के द्वारा आज के समय हिंदी भाषा का क्यों विरोध किया जाता है, क्योंकि जो नई एनईपी आई है, नई राष्ट्रीय नीति आई है, वो क्या करती है भाई, आपके सामने जो हिंदी भाषा को अनिवार्य रूप से पढ़ाने की बात करता है। तो वहां के लोगों को पसंद नहीं है भाई, उन लोगों का गठन ही, जो वो उस राज्य का गठन ही इस आधार पे हुआ है, क्षेत्रीय आधार पे, भाषा के आधार पे हुआ है, तो वो लोग क्या करते हैं भाई, आपके सामने हिंदी भाषा को मानने से क्या कर देते हैं भाई, उनको पढ़ने से या मानने से इनकार कर देते हैं। इसीलिए क्या होता है, धीरे धीरे क्षेत्रीय आधार पे लोग चीजें बढ़ जाती हैं, और आपके सामने जो क्षेत्रीयवाद के चक्कर में जो राष्ट्रीयवाद की जो भावना वो कमजोर पड़नी शुरू हो जाती है। इन चुनौतियों के बावजूद साझा इतिहास, लोकतांत्रिक प्रक्रिया व क्रिकेट या सिनेमा जैसी सांस्कृतिक माध्यम से हम क्या होता है, भारत देश एक होता है। मतलब भारत में विविधता बहुत है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी अनेक चुनौतियों के बावजूद भी हम एक हैं। चलिए अगले वाले पॉइंट की बात करें। भारत में क्षेत्रवाद, आतंकवाद व नक्सलवाद को राष्ट्रीय एकता पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में विस्तार से पढ़िए।
भारत में आंतरिक सुरक्षा व राष्ट्रीय एकता के समक्ष तीन प्रमुख खतरे हैं। मतलब भारत के अंदर आंतरिक खतरों की बात करें, आंतरिक सुरक्षा की बात करें, राष्ट्रीय एकता की बात करें, उसके सामने भारत में क्या है, तीन प्रमुख खतरे हैं। पहला खतरा क्षेत्रवाद। कौन सा खतरा भाई आपके सामने? क्षेत्रवाद का खतरा। क्षेत्रवाद का क्या खतरा होता है? अपनी विशिष्ट व भौगोलिक व सांस्कृतिक पहचान के प्रति अत्यधिक प्रेम जब राष्ट्र शेष राष्ट्र के प्रति विरोध में बदल जाता है, वो क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? आप राजस्थान में हो, आप बस राजस्थान से तो प्रेम करते हो, लेकिन भारत से प्रेम नहीं करे, हरियाणा के लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, गुजरात के लोगों से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसको क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। क्या होता है? जब आप अपने भौगोलिक दृष्टिकोण और सांस्कृतिक पहचान को क्षेत्रवाद के रूप में जोड़कर इतना बड़ा बना लेते हो कि बाकी लोगों का महत्व आप गौण या शून्य कर देते हो, उसको किसके नाम से जाना जाता है? क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्रवाद के नाम से जाना जाता है। यह अक्सर पृथक राज्यों की मांग, जैसे बोडोलैंड, गोरखालैंड को स्वायत्तक रूप से प्रकट करने पर होता है। कैसे जब दिखाई देता है? जब क्या होता है, जब अक्सर कोई एक अलग राज्य की मांग होती है, कोई एक अलग क्षेत्र के आधार पे अलग राज्य की मांग होती है, तो यह अक्सर देखने को मिलता है कि लोग क्या करते हैं भाई, आपके सामने अपनी स्वायत्ता, इससे मूल रूप से पिछड़ापन और संसाधनों के असमान वितरण से होता है। ऐसा क्यों होता है? बिहार और झारखंड का अलग अलगाव क्यों हुआ? क्योंकि लोगों में क्या देखने को मिला कि झारखंड के अंदर भाई क्या बहुत ज्यादा संसाधन है, उनका शोधन भी होता है, और बिहार में आपके सामने कम है, तो लोगों के उनके कारण उन लोगों को में भी पिछड़ापन का कारण देखने को मिलता है। तो यही है आर्थिक पिछड़ापन और संसाधन का जो असमान वितरण होता है, इस वजह से ये चीजें देखने को मिलती हैं। अगले वाली चुनौती है टेररिज्म, आतंकवाद। आतंकवाद राष्ट्रीय एकता पर सीधा प्रहार है। आतंकवाद क्या है? एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज से नहीं है, जब भारत आजाद हुआ तब से आपके सामने, भारत के सामने आतंकवाद जैसी समस्या है, वो एक बहुत बड़ी समस्या बनकर उभरी है। और आज के समय भारत ही क्यों, दुनिया के अनेकों अनेक विकसित चाहे विकासशील देश हो, उनके सामने आतंकवाद एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर खड़ा है। यह न केवल धन क्या नहीं करता है, एक आतंकवादी घटना होती है, इससे न सिर्फ लोगों को हानि पहुंचती है, किसी की मृत्यु हो गई, किसी को शारीरिक रूप से विसंगति पहुंच गई, या कोई इंसान को आपके सामने चोट पहुंची, तो यही परेशानी नहीं देखने को मिलती है, धन का भी। उस आतंकवाद को पकड़ने के लिए कितने लोगों को प्रयास करना पड़ता है, कितनी समस्याएं, कितना धन, कितना खर्चा लगता है आपके सामने, ये जन धन की भी हानि करने का काम करता है। बल्कि नागरिकों के भीतर भी असुरक्षा पैदा करता है। क्या होता है? जो नागरिक होते हैं उनके अंदर भी असुरक्षा देता है। क्या करता है? असुरक्षा प्रदान करने का काम करता है। उन सब लोगों में भी क्या करता है? डर की भावना कर देता है। दिल्ली में थोड़े दिन पहले बम ब्लास्ट हुआ था, उसके बाद वहां के लोगों में भाई धीरे धीरे क्या हो गया? डर की भावना हो गई। वहां के लोगों ने अगर वो मंजर देखा होगा तो सोचो उनके अंदर क्या गुजरी होगी। धार्मिक अविश्वास की भावनाएं पैदा करता है, और क्या करता है? धार्मिक रूप से लोगों में अविश्वास भी पैदा करने का काम करता है। सीमा पार से प्रेरित आतंकवाद की संप्रभुता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। मतलब दूसरे देश से, हमारे जो पड़ोसी देश से अक्सर क्या किया जाता है? टेररिस्ट ग्रुप का जो संचालन किया जाता है, जिससे क्या होता है भाई, आपके सामने जो आतंकवाद है वो क्या कर रहा है? भारत जैसे राष्ट्र के लिए क्या कर रहा है? उसकी संप्रभुता के लिए एक बहुत बड़े खतरे के रूप में उभर कर आता है, बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर आता है। भारत के लोग क्या है? इस प्रकार की समस्याओं से बहुत ज्यादा पीड़ित है भाई। अगले वाला पॉइंट है नक्सलवाद। नक्सलवाद क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। भारत में क्या है? आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या भाई? नक्सलवाद। क्यों है नक्सलवाद बहुत बड़ी समस्या? नक्सलवाद मुख्य रूप से लाल गलियारे, रेड कॉरिडोर के आदिवासी क्षेत्रों में व्याप्त है। कहां पर देखने को मिलता भाई नक्सलवाद? रेड कॉरिडोर, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ऐसा क्षेत्र जहां पर अक्सर संसाधन अलग बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्राकृतिक रूप से लोगों को संसाधनों का आवंटन ज्यादा देखने को मिलता है। वहां के लोग जब उनको उनके संसाधनों से उनको वंचित किया जाता है और उनको उतना क्या है, उतना फायदा नहीं मिलता है। जैसे छत्तीसगढ़ में लोग, सरकार क्या कर रहा है? कोयला निकाल रही है ना, और लेकिन उन लोगों का वहीं पर कोई विकास नहीं हो पा रहा है, ना शिक्षा मिल पा रही है। वो पहले भी आपके सामने अशिक्षित थे, गरीब थे, और आज भी गरीब है। तो उन लोगों के अंदर क्या हो जाता है? अपने क्षेत्र को बचाने के लिए कोई एक कट्टरता की भावना आ जाती है, उसको क्या कहा जाता है भाई? नक्सलवाद के नाम से जाना जाता है। वे विचारधारा राज्य की सत्ता को चुनौती देता है। ये क्या करते हैं? आपके सामने राज्य सरकार हो गई या राज्य की सत्ता है उसके खिलाफ देखने को मिलती है।
हालांकि मूल से भूमि सुधार विफलता विकास का अभाव है। इसका कारण क्या है? भूमि सुधार। सरकार के द्वारा जो कृषि युक्त भूमि में सुधार किए गए वो सही नहीं हो पाते हैं। उनके जो जंगल, जमीन और माटी से जो जुड़ाव है, उनसे जब उनको वंचित किया जाता है आदिवासी लोगों को, तब वो अक्सर हथियार उठाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लेकिन हिंसक प्रवृत्तियां विकासकारी और लोकतांत्रिक ढांचे को बाधित करते हैं। लेकिन आप अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को भारत में बहुत से लोकतांत्रिक मंच है, वहां से रख सकते हो। हिंसा करना गलत है, समझ में आ गया? तो ये जो हिंसक प्रवृत्ति अपनाना, हम इससे क्या होता है भाई, जो अलग अलग प्रकार के जो विकास कार्य हैं और लोकतांत्रिक ढांचा है वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाता है। ये सब कारक विकास की गति को धीमा करते हैं। जितने बाकी के जितने कारक बताए, नक्सलवाद, क्षेत्रवाद और आपके सामने आतंकवाद, ये क्या करते हैं, जो भारत में जो विकास की गति है उसको धीरे धीरे कमजोर करने का काम करते हैं। सेना और पुलिस पर भी भारी बोझ डालते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये राष्ट्रीय गौरव व एकता की भावना को भी कमजोर करते हैं। कैसा लगा वीडियो जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना। भारत में क्षेत्रवाद, आतंकवाद व नक्सलवाद क्या होता है उसके बारे में विस्तार से पढ़ा। यूनिट नंबर 3 अपनी कंप्लीट हो गई है। अगले वाले यूनिट की तरफ अपन आगे बढ़ेंगे भैया।